Hello everyone, welcome to A9 Education. So in this video, we are going to cover all the articles, amendments and schedule. पार्ट 1 में जो पॉलिटी की रिवीजन सीरीज हमने चला रखी है, उसके पार्ट 1 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते थे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमने रिवाइज किया था। पार्ट 2 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स एंड शेड्यूल्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से आर्टिकल है, ये हम कंप्लीट करेंगे। एंड पार्ट 3 जो हमारे ये रिवीजन लेक्चर का लास्ट लेक्चर होगा, रिवीजन जो हम पॉलिटी का कर रहे हैं उसका लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम मिसलेनियस कवर करेंगे। जितनी भी चीजें रह गई हैं या फिर जहां जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम वहां पे कंप्लीट करेंगे। सो इस वीडियो में सारे के सारे आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स एंड जो भी शेड्यूल्स है वो हम रिवाइज करने वाले हैं। मैं आपसे पहले ही कह देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी कमी आपको इस वीडियो में नजर आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा मेन मोटिव है इन सारे वीडियोस के पीछे कि एग्जाम से पहले आपका एक शॉर्ट जो भी मैं वीडियोस लेके आती हूँ, एक बहुत इजीली मैं आप सबका रिवीजन करवा पाऊँ एग्जाम से पहले, ताकि जो भी 10-12 क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें से एटलीस्ट 90% क्वेश्चंस आप यहाँ पर सही करके आओ। सो कुछ भी मैं नहीं चाहती कि हमारे इस वीडियो में छूट जाए। सो जस्ट हेल्प मी कि अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि मैं छोड़ चुकी हूँ और कुछ भी मुझसे रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। लेट्स स्टार्ट। दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड। ऐसा 46-48 स्लाइड है जिसमें हमने सारी की सारी चीजें कवर कर रखी हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितने पार्ट्स हैं। जो भी है 22 पार्ट्स हैं एंड शेड्यूल्स कितने हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, 1 बाय 1 सारी चीजें देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम कवर करेंगे आर्टिकल्स, उसके बाद हम कवर करेंगे शेड्यूल्स एंड उसके बाद कवर करेंगे अमेंडमेंट्स। शेड्यूल हम सेकंड कवर क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी हम अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत जगह आपको बताया जाता है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू कौन से आर्टिकल का ओमिशन हुआ और कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया। तो अमेंडमेंट्स पढ़ने से पहले आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स हमें पता है तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। पार्ट 1 में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? वैसे तो हर एक पार्ट में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे वही आर्टिकल्स कवर किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आज तक कभी कहीं देखने को नहीं मिला, तो आपको वो सारे के सारे आर्टिकल्स चाहिए तो आप गूगल रेफर कर सकते हैं या लक्ष्मीकांत की बुक में आपको एक जगह सारे के सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट। ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक आता है। क्या आता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 में क्या आता है? आर्टिकल 1 में आता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ओके। आर्टिकल 2 में आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। एंड आर्टिकल 3 में आता है फॉर्मेशन, अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज। मतलब किसी भी राज्य को, जैसा हम सोचते हैं ना कि बहुत बड़ा सा राज्य हो गया तो उसको डिवाइड करके एक दूसरा राज्य बनाया गया, तो मैं उसी की बात कर रही हूँ कि अल्ट्रेशन जो होता है एरिया में, बाउंड्रीज में, एंड जो नाम चेंजेस होते हैं, नाम में चेंजेस लाए जाते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट के, वो सारी की सारी चीजें किस में आती है गाइस? ये आती हैं आर्टिकल 3 में। तो आपको पार्ट 1 में ये 3 आर्टिकल ध्यान में रखना है, आर्टिकल 1, 2 एंड 3। पार्ट 2 में देख लेते हैं क्या आता है। पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप। इसमें आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक आता है, जिसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सा आर्टिकल है वो हम देखने वाले हैं। आर्टिकल 6 क्या है? आर्टिकल 6 इज राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, ये आर्टिकल 6 है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पेन डाउन कर लेंगे। फिर आर्टिकल 11 में क्या आता है? 7, 8, 9, 10 हमने नहीं करा है क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 11 में आता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है। आर्टिकल 10 जो है वो हम देख लेते हैं, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। तो ये सारे के सारे 3 आर्टिकल्स हमने देखा, आर्टिकल 6, आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 11। ये कौन से पार्ट में हमने देखा? ये हमने देखा पार्ट 2 में। पार्ट 3 में क्या आता है? पार्ट 3 में आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स।
अब यहाँ पे सारे के सारे आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। आप सब कुछ स्किप कर लो, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स है, इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स है, ये सारे आर्टिकल्स तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या चीजें कवर होती है, ये भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेके 18 आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में आता है। अब आर्टिकल 14 में क्या आता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में आता है अगेंस्ट proclamation against discrimination on the ground of religion, race, sex, place of birth। ओके, तो ये जो प्रोटेक्शन है, आप मतलब कि आपके कास्ट, सेक्स और रिलीजन के बेसिस पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इससे कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये कौन करता है, आर्टिकल 15 प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 इज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आपसे काफी बार पूछा जाता है, आर्टिकल 16 दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको मेरी हैंडराइटिंग क्लियर होगी। एंड उसके बाद आर्टिकल 17 देख लेते हैं, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और छुआछूत का जो भेदभाव है उसको खत्म करना। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस में आता है, ये आता है आर्टिकल 17 में। एंड आर्टिकल 18 इज एबोलिशन ऑफ टाइटल, टाइटल का एबोलिशन आता है आर्टिकल 18 में। आई होप ये आपको आर्टिकल 18 तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम, ये आता है 19 से लेके 22 तक। गाइज ये जो पार्ट 3 के जितने भी आर्टिकल्स है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार नहीं 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस देखे ही जाते हैं। आपसे 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसमें से कौन सा गलत है। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेट करके निकालना होता है वहां पे। अब ये जो राइट ऑफ फ्रीडम है 19 टू 22 आर्टिकल, इसमें आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 है राइट्स अगेंस्ट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता जो आपको मिलती है बोलने के लिए, वो किस में आता है, ये आर्टिकल 19 में आता है। आर्टिकल 20 में क्या आता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंसेस। एंड आर्टिकल 21 एंड 22 में क्या आता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि जब हमारे कंट्री में इमरजेंसी लगता है तो कौन कौन से 2-3 आर्टिकल है जो कि सस्पेंड नहीं होता है। वैसे तो आने वाले स्लाइड्स में हम ये सारी की सारी चीजें भी कवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड आर्टिकल 22 में क्या आता है, आर्टिकल 22 में आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस, दैट इज आर्टिकल 22। अब नेक्स्ट है हमारा राइट, आपके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जो भी गलत होता है, आपको दबाया जाता है, उसके अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कौन कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 23 में क्या है, आर्टिकल 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। फोर्स यहाँ पे आपने देख लिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये आपको प्रोहिबिशन है, इन दोनों से बचाता है आपको कौन, आर्टिकल 23 आपको ये स्वतंत्रता देती है कि आपको कोई फोर्सफुली कुछ काम नहीं करवा सकता, आपको लेबर ग्रेड में फोर्सफुली काम नहीं करना है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आपको प्रोटेक्ट करता है। एंड आर्टिकल 24 क्या हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चे को मतलब ऐसे किसी जगह पे इतने कम उम्र में एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है, या फिर फोर्सफुली उससे काम नहीं करवाया जा सकता जब उसके काम करने की उम्र ना हो, जब उसकी पढ़ने लिखने की उम्र हो, दैट इज अंडर द एज ऑफ 14। आपको कोई बहुत ज्यादा आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप वर्क करो, राइट, फैक्ट्रीज और माइंस में वर्क करो।
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है, 25 टू 28 तक में ये आता है। इसमें हम देख लेते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है कि फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आप अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हो, रिलीजन को आप बढ़ावा दे सकते हो एंड प्रोपेगेशन कर सकते हो। ये सारी की सारी आप अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, ये आती हैं आर्टिकल 25 में। ओके, अब आर्टिकल 26 में क्या आता है, आर्टिकल 26 में आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स, इसको भी आप पेन डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है ये 29 से लेके आर्टिकल 30 तक आता है। अब आर्टिकल 29 में क्या है, ये है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का जो प्रोटेक्शन है वो कौन से आर्टिकल में आता है, ये आता है अपने आर्टिकल 29 में। एंड आर्टिकल 30 में क्या आता है, आर्टिकल 30 में आता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, माइनॉरिटीज जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल के तहत इनको ये राइट दिया गया है, आर्टिकल 30। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो कि रिलेटेड किससे है गाइस, ये रिलेटेड है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस आर्टिकल के बारे में आप बात करोगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कहना था कि बिना इस आर्टिकल के संविधान महत्वहीन है। ये सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है इस आर्टिकल को, जो कि हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था आई होप। तो आर्टिकल 32 है क्या, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है ये आपका आता है आर्टिकल 30। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डीपीएसपी, ये आपसे पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट 4 में आता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। अब इसमें कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ये हम देख लेते हैं। डेफिनेशन जो आता है डीपीएसपी का, ये किस में आता है, ये आता है अपने आर्टिकल 36 में। एंड आर्टिकल 39A क्या कहता है, आर्टिकल 39A कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आपको समान तरीके से अधिकार मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। एंड जो लीगल एड है, एड जो फ्री लीगल एड है वो आप सबको एक जैसा मिलना चाहिए, मतलब किसी में भी असमानता या किसी में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल जो 39A के बाद है हमारा आर्टिकल 40, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत जो आता है ये आर्टिकल 40 में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन अ सर्टेन केसेस, ये किस में आता है, ये आता है आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 43 क्या कहता है, आर्टिकल 43 कहता है लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। वर्कर्स के लिविंग वेजेस क्या होने चाहिए, ये कहा जाता है आर्टिकल 43 के अंदर। आर्टिकल 43A क्या बताता है, आर्टिकल 43A डिनोट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन अ मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट इज आर्टिकल 43A। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। आप ईपीएफओ का भी वैकेंसीज आने वाला है, तो उन सारे एग्जाम्स में आपके लिए ये सारे आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 44 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अभी आसपास में किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आर्टिकल 44 में, राइट। ये एप्लीकेबल कहाँ है, सिर्फ गोवा में है। एंड आर्टिकल 45 क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, दैट इज आर्टिकल 45। तो डीपीएसपी में जो भी चीजें हैं वो हमने देख लिया। डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है ये हमने देख लिया, दैट इज पार्ट 4। सारे के सारे इसके जो आर्टिकल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि डीपीएसपी इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो आर्टिकल 46 में क्या जाता है, प्रोटेक्शन
promotion of educational and economic interest of SC ST and OBC। आर्टिकल 47 इज, ये सारे के सारे हम DPSP वाला ही देख रहे हैं, ओके, DPSP वाला ही देख रहे हैं। आर्टिकल 47 में क्या आता है, ड्यूटी ऑफ स्टेट्स टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को आपको इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, उसका स्टैंडर्ड बढ़ाना है, लिविंग जो आपका कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना है। ये किसका ड्यूटी है, ये स्टेट की ड्यूटी है, ओके। आर्टिकल 48 में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज आर्टिकल 48, इट कम्स अंडर आर्टिकल 48। एंड आर्टिकल 49 व्हाट सेज, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, दैट इज आर्टिकल 49, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एंड अगेन नाउ come to article 50. Article 50 is separation of judicial from executive, right? Separation of judiciary from executive comes under article 50. आर्टिकल 50 में क्या आता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कम्स अंडर आर्टिकल 51। तो ये हमने यहाँ पे DPSP से रिलेटेड सारी चीजें देख ली। एंड अब आ जाते हैं पार्ट 4A में, जिसमें क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज आता है। फंडामेंटल राइट्स हमने देख लिया पार्ट 3 में सारे के सारे, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज अभी हम देखने वाले हैं। मैं आप सबको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना, पहले 7 थे, अब 6 हो गए। 7वां फंडामेंटल क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, जो हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि कैसे हटाया गया और कहाँ जोड़ा गया, उससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पार्ट 4A में क्या आता है गाइस, ये आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 51A है ना। पार्ट 5 में देख लेते हैं, पार्ट 5 में है यूनियन, तो 52 से लेके 151 तक ये आ जाता है आपका पार्ट 5 में। अब यहाँ पे मैंने आर्टिकल्स की सेटिंग ऐसे करी है आपकी कि 1 बाय 1 मैंने सारे आर्टिकल्स नहीं दिए हैं। पहले जितने भी आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो मैंने कवर कर लिया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं, ओके। जस्ट अ मिनट गाइस। सो पार्ट 5 में यूनियन है एंड 52 से लेके 151 तक है आर्टिकल, सारे के सारे आर्टिकल्स हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। आर्टिकल 52 इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट होंगे। ये किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 52 में आता है। 53 में है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। 54 में क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, ये किस में है, ये है आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 61 क्या है, आर्टिकल 61 इज प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 61 में है। अब ये इम्पीचमेंट प्रोसेस कहाँ से लिया गया है, कहाँ सोर्स क्या है इसका, ये सारे के सारी चीजें हमने पार्ट 1 में कंप्लीट करके रखी है। सो गाइस, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये वीडियो पॉलिटी का ये जो वीडियो है ना, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये तीनों का तीनों वीडियो आप देखिए। डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आपको ये वीडियोस काफी अच्छे लगेंगे और एग्जाम में भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। आर्टिकल 72 इज पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो क्षमादान ये देते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं, ये किस में आता है, इट कम्स अंडर आर्टिकल 72। आर्टिकल 74 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, इट कम्स अंडर आर्टिकल 74, ओके। आर्टिकल 74 के बाद है हमारा आर्टिकल 123। ये किससे रिलेटेड है, सारे के सारे मैंने आपको बताया कि पहले प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स हम देख रहे हैं। तो आर्टिकल 123 जो है, दैट इज पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जब काम नहीं करती रहती है उस वक्त जो प्रेसिडेंट को पावर मिलता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिलता है, ये किस में आती है, ये किस में आता है, ये आता है आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 63 क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 163। एंड आर्टिकल 164 में आता है वाइस प्रेसिडेंट एज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ
state. Article 66 comes under election of vice president. Vice president का election किसके अंदर आता है? ये आता है Article 66 में. And Attorney General of India, very important article, Attorney General of India, ये किस में आता है? ये आता है 76 में. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट आता है 79 में. एंड कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा आता है 81 में. एंड साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि 80 में आता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड 81 में आता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा. ये सारे के सारे आर्टिकल्स हमने यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा से रिलेटेड, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड देखा है. अब आगे के स्लाइड्स में हम जो भी आर्टिकल्स हैं इसके अलावा वो भी हम देख लेते हैं. दैट इज आर्टिकल 83. आर्टिकल 83 क्या है? ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ओके, कितने साल का ड्यूरेशन होगा, कितने महीने का ड्यूरेशन होगा, ये सारी चीजें आपको कौन बताता है? आर्टिकल 83 में ये मेंशन किया गया है. आर्टिकल 93 क्या है? Speaker and Deputy Speaker of the House of People, it comes under Article 93. And what is Article 105? This is power and privilege of House of Parliament, है ना. आर्टिकल 109 क्या है? आर्टिकल 109 है स्पेशल प्रोसीड्योर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल. स्पेशल प्रोसीड्योर विथ रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल. आर्टिकल 9 भी मनी बिल, लेकिन क्या है? स्पेशल प्रोसीड्योर. आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों आर्टिकल मनी बिल से रिलेटेड. एंड आर्टिकल 112 जो है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल बजट है. एंड आर्टिकल 114 दैट इज एप्रोप्रिएशन बिल. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है कि आर्टिकल 110, आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 114 इसमें से मनी बिल से रिलेटेड कौन सा है, बजट से रिलेटेड कौन सा है एंड एप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड कौन सा है. तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो जाता है. इन तीनों चीज को आप क्लियर रखेंगे अपने माइंड में. ओके, नाउ कम टू आर्टिकल 124 दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. राइट. आर्टिकल 125 क्या है? सैलरीज ऑफ जजेस. आर्टिकल 126 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस. एंड आर्टिकल 127 इज अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोक जजेस. ये सारे के सारे आर्टिकल्स अगेन काफी इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 128 इज से एक बार ये वीडियो देखने से नहीं होगा. अगर आप वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है, आपको सुनकर याद होता है, तो आप एटलीस्ट 2 से 3 बार इस वीडियो को रिवाइज कीजिए. अगर आपको चाहिए कि हमें वीडियो नहीं देखना है तो आपको बहुत सारे सोर्सेज है जहां से सारे के सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप वहां से रिवाइज कीजिए. लेकिन रिवीजन कीजिए जरूर, क्योंकि 2 से 3 आर्टिकल तो हर एक एग्जाम में आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, शेड्यूल्स आते हैं. तो आप पॉलिटी का सेक्शन जब भी आप टच करोगे तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि 3 से 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से टच होंगे ही. तो आपको रिवाइज करना जरूरी है. ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से रिवीजन कर रहे हैं. सो आर्टिकल 128 हमने क्या देखा? आर्टिकल 128 इज अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एंड आर्टिकल 129 इज सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ record. Supreme Court to be a court of record, it comes under Article 129. What is Article 137? That is review of judgment. काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट से या फिर किसी भी कोर्ट से कुछ गलती हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से, तो उस अपने जजमेंट को वो रिव्यू कर सकता है, उस गलती को सुधार सकता है. ये कौन से आर्टिकल में आता है? कितनी बार तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है. तो ये आता है आर्टिकल 137 में. फिर और जो 2 आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 148 कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. राइट. आर्टिकल 149 क्या है? ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ये आता है आर्टिकल 149 में. ओके. अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल 141 क्या है? ये है डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाइंडिंग ऑल द कोर्ट्स. राइट. ये आता है आर्टिकल 141 में. तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, और जो भी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है, ये सारी की सारी चीजें हमने वहां पे देख ली. अब आइए पार्ट 6 में. पार्ट 6 में क्या क्या आर्टिकल्स आते हैं? आपको हाई कोर्ट से रिलेटेड और जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं वो सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर्स क्या है, ये सारे रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं ये किस में है गाइज? ये है पार्ट 6 में. ओके.
तो आर्टिकल 214 क्या कहता है? हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इट कम्स अंडर आर्टिकल 214। आर्टिकल 215 क्या है? ये है हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ओके। एंड आर्टिकल 126 क्या है? दिस इज पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। आपको ये तो पता ही होगा कि कुछ रिट्स जो है ये हाई कोर्ट इशू करती है, कुछ रिट्स जो है ये सुप्रीम कोर्ट इशू करती है। कौन कौन से रिट्स होते हैं? 5 टाइप के रिट्स होते हैं। ये ऑलरेडी हमने पार्ट 1 वीडियो में कंप्लीट करके रखा है। कब किस केस में रिट्स इशू किया जा सकता है और कहाँ कहाँ रिट्स इशू नहीं किया जा सकता है, ये सारी चीजें आप पार्ट 1 में जाके रिवाइज कर सकते हैं। सो आर्टिकल 233 क्या है? दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपॉइंटमेंट होता है इट्स कम्स अंडर आर्टिकल 233। आर्टिकल 235 क्या है? कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट कोड। सब ऑर्डिनेट कोड के ऊपर जो कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोल है, ये आर्टिकल 235 के अंदर आता है। एंड आर्टिकल 153 क्या है? ये गवर्नर ऑफ स्टेट, ओके। जैसा प्रेसिडेंट है आपका यूनियन, वैसे ही गवर्नर क्या होंगे स्टेट के लिए? गवर्नर ऑफ स्टेट। एंड आर्टिकल 154 क्या आता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर किस में आता है? ये आता है आर्टिकल 154 में। आर्टिकल 161 में क्या आता है? जैसे प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होता है, वैसे ही गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होता है। तो गवर्नर के पास जो पार्डनिंग पावर होता है ये किस में आता है? ये आता है आर्टिकल 161 में। आर्टिकल 165 क्या है? आर्टिकल 165 सेज अबाउट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राइट। आर्टिकल 213 क्या कहता है? आर्टिकल 213 है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस लाइक प्रेसिडेंट। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स थे आपके पार्ट 6 में। नाउ कम्स टू पार्ट 7, जिसमें मुझे कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं लगा जो मुझे यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मैं वही सारी चीजें कवर कर रही हूँ। अगर ऐसा कुछ आर्टिकल आपको लगता है जो छूट गया है, मुझे वो भी चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो वीडियो भी लेके आऊंगी। अदरवाइज आप गूगल से जाके उसको सर्च लेके आप देख सकते हैं। नाउ कम टू आर्टिकल पार्ट 8। तो दिस इज पार्ट 8 एंड यहाँ पे आता है यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 239 टू आर्टिकल 242 इज रिलेटेड टू पार्ट 4, पार्ट 8 दैट इज यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 8 दैट इज यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल कौन कौन सा है? आर्टिकल 239 टू 242, ओके। So what next? This is part 9। तो 9वें पार्ट में क्या आता है? आता है पंचायत, जो कि किस से किस कौन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O तक जो है ये किससे रिलेटेड है गाइस? ये रिलेटेड है आपको पंचायत से। अब पंचायत से ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आर्टिकल 243A ग्राम सभा काफी इंपॉर्टेंट है, एंड आर्टिकल 243B दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। तो ये दोनों आर्टिकल आप याद रखेंगे। पार्ट 9A में क्या आता है? पार्ट 9A में आता है म्युनिसिपैलिटीज। तो ये पंचायत से रिलेटेड एंड म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड आपको अमेंडमेंट्स भी पूछे जाते हैं एंड आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं। किस पार्ट में आता है ये भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। सो पार्ट 9A में क्या आता है? पार्ट 9A में आता है म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत नहीं आता। पार्ट 9A में क्या आता है? म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत के लिए जो है वो कौन सा है आपका आर्टिकल? पार्ट 9 है, राइट। एंड म्युनिसिपैलिटीज के लिए कौन सा आर्टिकल है? ये है आपका पार्ट 9A। तो आर्टिकल 243B से लेके आर्टिकल 243ZG तक ये आपका आता है म्युनिसिपैलिटीज का, ओके। पार्ट 10 में हम देख लेते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज जो है, इट कम्स अंडर पार्ट 10 एंड आर्टिकल 244, ओके। पार्ट 11 में क्या आता है? सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है, इट कम्स अंडर पार्ट 11 एंड आर्टिकल रिलेटेड टू इट इज आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 263, ओके।
आई होप यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स ही कवर कर रहे हैं। इसमें और ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कौन से आर्टिकल में क्या आता है बस वो लाइन बाय लाइन आप देख लीजिए, उतना ही काफी है। एंड पार्ट 12 अभी हम देखने वाले हैं पार्ट 11 के बाद, जो आता है आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 300A तक। ओके, अब आर्टिकल 266 में क्या आता है, जो कि पार्ट 12 से रिलेटेड है। आर्टिकल 266 इसमें क्या आता है, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड जो है इट कम्स अंडर आर्टिकल 266। आर्टिकल 267 क्या आता है, ये आता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। एंड आर्टिकल 280 में क्या आता है, फाइनेंस कमीशन आता है। आर्टिकल 308 राइट टू प्रॉपर्टी इट कम्स अंडर आर्टिकल 300A। मैंने आपको बताया ना कि पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इसको लीगल राइट बना दिया गया है, किसको, राइट टू प्रॉपर्टी को। और अब ये किसके अंदर आता है, ये आता है पार्ट 12 में आर्टिकल 300A में। इसको आपको नहीं भूलना है, किसी भी हालत में नहीं भूलना है। पार्ट 13 में क्या आता है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। It comes under Article 301 to Article 307 and comes under Part 18. Part 13 में क्या आता है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स आता है पार्ट 13 में। ओके, सो पार्ट 13 का जो 2 आर्टिकल है वो भी हम देख लेते हैं, आर्टिकल 301 एंड आर्टिकल 302। आर्टिकल 301 में क्या आता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। एंड आर्टिकल 302 में क्या आता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी तो होने चाहिए ना भाई, आप फ्री ऑफ पूरी तरीके से सब कुछ फ्री नहीं छोड़ सकते। तो ये आता है किस आर्टिकल में, ये आता है आर्टिकल 302 में। पार्ट 14 हम देख लेते हैं, आर्टिकल 308 से लेके 223 तक, दैट इज आर्टिकल 312 में क्या आता है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये आपका आता है आर्टिकल 312 में। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आर्टिकल 315 में क्या आता है, पब्लिक सर्विस कमीशन आता है एंड यूपीएससी आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें आता है, आर्टिकल 315 में आता है। ये कहाँ से लिया गया है, यूपीएससी ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये आप पहले वाले वीडियो में जाके रिवाइज कर लेंगे। सो आर्टिकल 320 जो है ये, इसमें क्या आता है, फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसका फंक्शनिंग जो है ये किस में आता है, आर्टिकल 320 में आता है। पार्ट 14A में क्या आता है, तो पार्ट 14A जो है इसमें आते हैं ट्रिब्यूनल्स। आर्टिकल 223A से लेके आर्टिकल 223B तक जो है ये ट्रिब्यूनल्स आते हैं पार्ट 14A में। अब आर्टिकल 223A है क्या, तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल 223B, तो सॉरी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। एंड पार्ट 14 के बाद पार्ट 15 आइए, जिसमें आता है इलेक्शंस। इलेक्शंस में आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 325 इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेंगे। 324 में क्या आता है, इलेक्शन कमीशन आता है। 325 में क्या आता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, सेक्स एंड कास्ट, रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप किसी अदर कास्ट, अदर कम्युनिटी से आते हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मेल फीमेल है तो यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंस है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ये किसके अंदर आता है, ये आता है आर्टिकल 325 के अंदर। आर्टिकल 326 क्या कहता है, ये कहता है इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। ओके, इट कम्स अंडर आर्टिकल 326। ओके, so now comes to part 16.
Article 332, Article 342, and what is Article 338 and what is Article 340? Article 338 is related to National Commission for SC and ST. SC and ST National Commission जो है, National Commission for SC and ST जो है, ये किस में आता है? ये 338 में आता है। और 340 में क्या आता है? ये आता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट। अब जो बैकवर्ड क्लासेस है ना, उनसे रिलेटेड कमीशन जो बनता है, उनसे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, इट कम्स अंडर आर्टिकल 340। पार्ट 18 में क्या है? पार्ट 18 में है इमरजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों इमरजेंसीज आपको याद रखने चाहिए। अब आर्टिकल पार्ट 18 में आता है इमरजेंसीज। 352 से लेके 360 तक जो आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड है किससे? इमरजेंसी से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360 ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं और आपको ये एनी हाउ किसी भी सूरत में याद रहना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता ही मिलता है। सो आर्टिकल 352 में किस टाइप की इमरजेंसी आती है? तो ये आती है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 में किस टाइप की इमरजेंसी आती है? तो प्रेसिडेंशियल रूल आता है, स्टेट इमरजेंसी आता है। एंड आर्टिकल 360 दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे इंडिया में अभी तक हमने एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को फेस नहीं किया है। ओके, किस किस टाइप की इमरजेंसीज आती है, कितनी बार ये इमरजेंसीज आ चुकी है, नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुका है, कब कब लग चुका है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में कितने महीने की इमरजेंसी लगी थी, क्यों लगी थी, ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर रखी हैं। सो पार्ट 19 में क्या आता है? ये आता है आर्टिकल 361 से लेके आर्टिकल 367 तक, जिसमें से हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 361। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पार्ट of so this is very important from examination point of view. So protection of president and governor ये किस में आता है? ये आता है आर्टिकल 361 में। पार्ट 20 में क्या आता है? पार्ट 20 में आता है अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी अमेंडमेंट होंगे इट कम्स अंडर पार्ट 20। आर्टिकल 368 उससे रिलेटेड है। एंड आर्टिकल 368 कहता क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये आता है आर्टिकल 368 के अंदर। पार्ट 21 सेकेंड लास्ट, ये क्या है? आर्टिकल 369 से लेके आर्टिकल 392 तक जो आता है ये आता है पार्ट 21 में। अब इसमें कौन कौन सा आर्टिकल है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो हम देखने जा रहे हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज आर्टिकल 370। और 370 में क्या है? स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इसको हटा दिया गया है, राइट? कब हटाया गया है? ये यहाँ पे 5-6 अगस्त को हटाया गया है 2019 में। आर्टिकल 371A में क्या आता है? स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ नागालैंड। एंड आर्टिकल 71J में क्या आता है? स्पेशल स्टेटस फॉर हैदराबाद एंड कर्नाटका। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है तीनों के तीनों आर्टिकल, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। सो ये सारे के सारे आर्टिकल्स हमने आर्टिकल पार्ट 21 तक देखा है। अब पार्ट 22 में कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 392 एंड आर्टिकल 395। ये आर्टिकल 392 से लेके आर्टिकल 395 तक आता है किसमें? पार्ट 22 में। तो आर्टिकल 393 क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और सारे आर्टिकल्स को याद रखने की यहाँ पे पार्ट 22 में जरूरत नहीं है। सो शॉर्ट टाइटल जो आता है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो कहा गया है ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 393 में कहा गया है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये हम अमेंडमेंट्स स्टार्ट नहीं करेंगे गाइस। इससे पहले हम अमेंडमेंट्स स्टार्ट करने से पहले मेरे हिसाब से हमें शेड्यूल स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अमेंडमेंट्स में काफी बार 9th शेड्यूल किसमें ऐड किया गया, 10th कब लाया गया, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो पहले हम ये तो देख लें कि कौन कौन से शेड्यूल में क्या क्या है। आर्टिकल्स तो हमने देख लिया, अब शेड्यूल हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सारे के सारे
शेड्यूल्स कवर कर लेंगे वन बाय वन। ओके, तो ये रहा हमारा शेड्यूल का लिस्ट, जिसको हम वन बाय वन सारा का सारा शेड्यूल इस वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, ये आता है नेम ऑफ स्टेट एंड ड्यूटी। सेकंड में आता है प्रोविजन रिलेटेड टू द इमोल्यूमेंट्स, अलायंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन। थर्ड में आता है ओथ एंड एफर्मेशन। फोर्थ में आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूटीज। ये आपका आता है किसमें, फोर्थ शेड्यूल में आता है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या आता है, तो फिफ्थ शेड्यूल में आता है आपका प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये आता है फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स में क्या आता है, प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, दैट इट कम्स अंडर शेड्यूल 6। ओके, तो सेवेंथ में क्या आता है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में क्या क्या आता है। तो गाइस लिस्ट 1 में आता है यूनियन लिस्ट आता है, लिस्ट 2 है हमारा स्टेट लिस्ट है एंड लिस्ट 3 है हमारा कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो है ना, ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स ही हैं, लेकिन अभी बढ़ के हो गए हैं 100 सब्जेक्ट्स, राइट। लिस्ट 2 जो स्टेट लिस्ट है, इसमें ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट्स थे, 66 सब्जेक्ट्स थे, अब घट के हो गए हैं कितने, 61 सब्जेक्ट। एंड लिस्ट 3 दैट इज कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में पहले थे 47, अब इंक्रीज होके हो गए हैं 52 सब्जेक्ट्स। तो ये हमने कवर कर लिया लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 जो आता है सेवेंथ शेड्यूल में। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। सो एट्थ शेड्यूल में क्या आता है, तो लैंग्वेज आता है। ओके, ओरिजिनली कितने लैंग्वेज थे, 14 लैंग्वेज थे, अब कितने हैं, अब है 22। नाइन्थ शेड्यूल में क्या आता है, इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ लॉ दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। ऐसा लॉ जो कि कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये किस में आता है, नाइन्थ शेड्यूल में आता है। ये किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, ये भी आपको मैं बताऊंगी। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू इसको नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया था। इसके थ्रू और क्या किया गया था, जमींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। ओके, अब नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा, नाइन्थ शेड्यूल के बाद क्या आता है, हमारा 10th शेड्यूल में क्या है वो हम देख लेते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यह आता है किसमें, 10th में। ये किसमें ऐड किया गया था, ये सारी चीजें हम अमेंडमेंट्स में देख लेंगे। फिर 11th शेड्यूल जो है 73rd अमेंडमेंट 1992 एंड 12th शेड्यूल जो है 74th अमेंडमेंट 1992। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 11th शेड्यूल जो है, इट स्पेसिफाइज द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। टोटल कितने मैटर्स हैं इसके अंदर, 29 मैटर्स हैं, ये आपको याद रखना है। एंड 12th शेड्यूल जो है स्पेसिफाइज द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। तो इसमें टोटल 18 है, पंचायत में 29 है और म्युनिसिपैलिटीज में 18 है। और ये दोनों 92 में अमेंडमेंट हुए थे, लेकिन दिस वन इज 73rd अमेंडमेंट एंड दिस वन इज 12th शेड्यूल इज योर 74th अमेंडमेंट। तो ये हमने सारे के सारे शेड्यूल्स यहाँ पे देख लिए। अब इसके बाद जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, गाइज काफी मेहनत लगती है हमें कोई भी वीडियो प्रिपेयर करने में,
सो आई रिक्वेस्ट कि आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये हमें मोटिवेट करता है। इनफैक्ट मैं तो आपसे यह भी कहती हूँ हर एक वीडियो में कि हमारी वीडियो में अगर कोई भी कमी नज़र आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम सब एक परिवार की तरह हैं। एग्जामिनेशंस आने वाले हैं और मेरा मेन मोटिव है कि एग्जाम से पहले मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का करवाऊं, सो डैट कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो मिस ना करना पड़े। सो अभी हम आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स को देखने के बाद जो मेजर अमेंडमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन। आई होप ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स काफी हेल्पफुल रहेंगे। आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, पेन पेपर लेके बैठिए एंड शॉर्ट नोट अपना एक प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, सो अमेंडमेंट्स में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, कब कब हुए हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था 1951 में हुआ था एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9th शेड्यूल जो है ये कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951। इसी में 15 आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 19(6) भी जोड़ा गया था। किस अमेंडमेंट के थ्रू? ये फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। अब आर्टिकल कौन सा क्या है ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि हमने ऑलरेडी आर्टिकल वाले पार्ट को क्लियर कर रखा है। सो यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट हमने देख लिया जिसमें 9th शेड्यूल ऐड किया गया था एंड सेकंड अमेंडमेंट कभी हुआ था? ये हुआ था नेक्स्ट ईयर 1952 में। फर्स्ट 1951 में, सेकंड हुआ था 1952 में। इस अमेंडमेंट में हुआ क्या था? ओके, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है लोकसभा मेंबर्स का, इसको एडजस्ट किया गया था एंड जो यहाँ पे ये कहा गया था कि एक मेंबर जो है ना लोकसभा का, ये 7.5 लाख पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि 3rd, 4th, 5th एंड 6th हमने कवर क्यों नहीं किया। सी, मोर देन 400 अमेंडमेंट्स हैं तो मोर देन 106 अमेंडमेंट से भी कहीं ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं जो कि मैं एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकती और वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो है वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन कौन सा अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट है वही हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो 7th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1956, इसके थ्रू क्या क्या चेंजेस लाए गए थे? तो यहाँ पे बोला गया था कि 2 और 2 से अधिक स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ओके, एबोलिशन ऑफ 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, दैट इज A, B, C और D जो है, ये हमने 2-3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं। वो यहाँ पे जो 4-fold क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीजें, कौन कौन सा कमिटी बनाया गया था, ये सारी चीजें हमने वहाँ पे कवर करी है, वो आप वहां से जाके देख लेंगे। सो इसको क्या किया गया था? 4-fold क्लासिफिकेशन जो है A, B, C एंड D को एबोलिश कर दिया गया था। किस अमेंडमेंट के तहत? ये अमेंडमेंट 1956 के तहत। 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को दर्जा दिया गया था एंड इंट्रोडक्शन ऑफ यूटीज, यूनियन टेरिटरीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके थ्रू? 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960। इसमें क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ इंडियन टेरिटरी एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट विथ पाकिस्तान, इंडो पाक एग्रीमेंट 1958, दैट इज 9th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 क्या है? दादर नागर एंड हवेली जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था इन द यूनियन टेरिटरीज एज अ यूनियन टेरिटरी। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। फिर 10th के बाद हम 12th शेड्यूल, 12th अमेंडमेंट देखते हैं क्या है। 1962 क्या? 1962 का ये है गोवा, दमन एंड दीव, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था इन इंडियन यूनियन एज अ यूनियन टेरिटरी। ओके, तो आपका जो 10th है एंड 12th है ये आपको याद रखना है। 13th में देख लीजिए, नागालैंड वॉज फॉर्म विथ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 317A। ये हमने आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो 13th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1962 में हुआ था। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है 13th अमेंडमेंट एक्ट के बाद 14th में क्या क्या हुआ था? 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962,
ये पौंडीचेरी incorporated into the Indian Union. Okay, UTs of Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Goa, Daman and Diu and Pondicherry, Puducherry was provided the legislature and council of ministers. Okay, तो ये क्या है? ये है 14th Amendment Act 1962. 19th Amendment Act 1966 में क्या क्या चेंजेस लाए गए? सिस्टम ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स एबोलिश्ड. इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है उसको, उस सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया. और क्या लाया गया? हाई कोर्ट को पावर दिया गया. क्या? तो इलेक्शन पिटीशन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, इसका जो हियरिंग पावर है किसको दिया गया? ये हाई कोर्ट को दिया गया. ये आया 9th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, ये चेंज लाया गया. 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में क्या क्या चेंजेस लाए गए? सिंधी को ऐड किया गया, राइट, सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया. किसमें? 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 8th शेड्यूल में हमने देख लिया है कितने लैंग्वेज पहले थे, लास्ट में कितने लैंग्वेज हो गए, वो सारी चीजें हमने देख ली है. 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 क्या है? 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या है? Assent to the amendment bill was made compulsory to the president. प्रेसिडेंट को अपनी सहमति देनी पड़ेगी अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड. तो ये किस में आया? 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971. 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए? तो फंडामेंटल राइट्स जो है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको एबोलिश कर दिया गया. ये किया गया 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971. अब राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट का दर्जा दिया गया है. आर्टिकल 300A इससे रिलेटेड है. 6 टोटल अब आर्टिकल्स, 6 टोटल अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके बाकी रह गए हैं. तो ये इससे रिलेटेड अमेंडमेंट जो है 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए. ओके, अब ये 25th के बाद हम देख लेते हैं कि 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं. तो प्राइवेट पर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वेयर एबोलिश. ओके, आर्टिकल अमेंडमेंट 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972 में क्या चेंजेस लाया गया? लोकसभा सीट को इंक्रीज करके 525 से कितना कर दिया गया? ये कर दिया गया 545 को. ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. दैट इज 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972. लोकसभा सीट्स वर इंक्रीज्ड फ्रॉम 552 टू 545. ओके, फिर जो 35वां अमेंडमेंट एक्ट 1974 का है, इसके अंदर क्या चेंजेस लाए गए हैं? तो सिक्किम वाज गिवन द स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया. ये आया 35th अमेंडमेंट एक्ट में. ओके, तो 35th अमेंडमेंट एक्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1956, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया. काफी सारे चेंजेस लाए गए और यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं. अगर आप मुझसे पूछोगे कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले मुझे कौन कौन से अमेंडमेंट्स याद रखने चाहिए, तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट अमेंडमेंट जो सबसे टॉप पे होगा, मैं आपको 42nd एंड 44th अमेंडमेंट ही आपको बोलूंगी. तो इस अमेंडमेंट में सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो है ना प्रियम्बल में ऐड किए गए. जैसा कि मैंने आप सबको प्रियम्बल वाले लेक्चर में बताया था कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है. ओके, तो प्रियम्बल वाला जो लेक्चर है वो आप देख लेंगे. काफी शॉर्ट लेक्चर है लेकिन काफी सारी चीजें हमने उसमें कवर कर रखी है. फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, ये पार्ट 4A में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू. अब यहाँ पे क्या है? इट ऑथोराइज द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सर्टेन केसेस फ्रॉम वन टू अनदर हाई कोर्ट, रीडिफाइंड द रिट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट का जो रिट्स ज्यूरिसडिक्शन है ना, उसको यहाँ पे रीडिफाइन किया गया. एंड इट मेड इट obligatory to the president to make proclamation of emergency and act. अब ये क्यों किया गया? इसमें प्रेसिडेंट को बाइंड कर दिया गया कि आप जब इमरजेंसी एक्ट लेके आओगे तो आपको सबकी सहमति लेनी पड़ेगी, आपको बतानी पड़ेगी. ये क्यों हुआ था, ये आपको इंदिरा गांधी का केस याद कर लेना चाहिए. ओके, टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए थे
42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अब 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या आता है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट टू प्रॉपर्टी टेकन अवे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिप्लेस इन अ न्यू आर्टिकल 300A, राइट। इसमें लीगल राइट के तहत इसको ऐड कर दिया गया आर्टिकल 300A में, किसको, राइट टू प्रॉपर्टी को। इसके बाद ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम में ये 44th अमेंडमेंट हुआ था। ओके, 44th अमेंडमेंट के बाद हम देख लेते हैं 44th अमेंडमेंट में और भी क्या क्या है वो भी देख लीजिए। एन इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एडवाइस टेंडर टू द प्रेसिडेंट बाय द कैबिनेट, कैबिनेट की सहमति की जरूरत है। एंड राइट टू मीडिया टू रिपोर्ट फ्रीली एंड विदाउट censorship and proceedings in the parliament and state legislature। मतलब मीडिया को ये अधिकार दे दिया गया कि आपको किसी भी तरीके का रोक नहीं लगाया जाएगा, जो पार्लियामेंट में हो रहा है, जो स्टेट लेजिस्लेचर में हो रहा है, आप उसको फ्रीली रिपोर्ट कर सकते हो, आप उसको पब्लिक के सामने फ्रीली आप उसको डाल सकते हो। तो ये सारा का सारा आया आपको 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 क्या है, तो यहाँ पे है अ न्यू 10th शेड्यूल वाज एडेड प्रोवाइडिंग फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट। ये राजीव गांधी के टाइम का है, तो ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट आपने यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 क्या है। The formation of Arunachal Pradesh took place with special power given to the governor, right? It was provided for 30 members state assembly। ये इतना important नहीं है, फिर भी आप एक बार देख जाएंगे। 56 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है जो 1987 में हुआ था, ये काफी important। गोवा was made a full-fledged state with the state assembly, but Daman and Diu stayed as UT। गोवा को तो राज्य का दर्जा दे दिया गया, लेकिन दमन एंड दीव को एज ए यूटीज ही रहने दिया गया। ये हुआ 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के थ्रू। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 56 के बाद 57th अमेंडमेंट एक्ट 1987 में क्या क्या चेंजेस लाए गए, तो इट प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एसटी ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इन लोकसभा में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो सीट्स होंगे, राइट, ये क्या रिजर्वेशन होंगे इनके, ये सब कहा गया। किसमें लाया गया है ये अमेंडमेंट, क्या चेंजेस लाए गए, ये लाया गया 1987 में, दैट इज 57th अमेंडमेंट, राइट। 58 में क्या हुआ, 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के तहत क्या चेंजेस लाए गए, तो यहाँ पे है कि एन ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वाज प्रोवाइडेड। कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी टेक्स्ट था वो प्रोवाइड किया गया, हम सबको हमारे बीच में लाया गया बाय द प्रेसिडेंट, राइट। फिर आर्टिकल अमेंडमेंट जो 58 के बाद 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में क्या है, इसमें वोटिंग एज को घटा दिया गया, राइट। वोटिंग एज को 18 से 21 कर दिया गया। किस किस के लिए, लोकसभा के लिए भी, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए भी, सबके लिए 18 से 21 से 18 कर दिया गया। ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, ये किया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 में क्या हुआ, तो मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SC/ST वाज एस्टैब्लिश्ड एंड ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स फॉर SC एंड ST वाज रिमूव्ड। स्पेशल ऑफिसर्स जो SC/ST के होते थे उनके ऑफिस को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया, राइट। और मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन जो है उसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा 65th अमेंडमेंट एक्ट के बाद 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज गिवन द स्पेशल स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट। 70 member legislative assembly and 7 member council of ministers were established to दिल्ली। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। 71st अमेंडमेंट में क्या हुआ था, जो कि 1992 में हुआ था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज को
किस में इंक्लूड किया गया, 8th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया। और टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इस वक्त हो गया 18। ओके, ये हुआ था 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 को। 73rd अमेंडमेंट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ना 73rd और 74th आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या हुआ, पंचायती राज, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया इसको। न्यू पार्ट ऐड किया गया, न्यू शेड्यूल ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज पार्ट 9 को ऐड किया गया एंड 11th शेड्यूल को ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि रिलेटेड है पंचायती राज से। अब 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या है, ये अर्बन लोकल बॉडीज वेयर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड अ न्यू पार्ट 9A जो है और 12th शेड्यूल जो है इसको ऐड किया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत। सो 74th के बाद हम देख लेते हैं 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 क्या कहता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ये फ्री होना चाहिए, इसको फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया गया ये 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A वाज एडेड। ठीक है, ये क्या है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड ऑफ वर्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। ओके, तो ये हमने देख लिया 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब 88 अमेंडमेंट एक्ट 2003 क्या है, प्रोविजन फॉर सर्विस टैक्स वाज मेड अंडर आर्टिकल 268A, सर्विस टैक्स लेवाइड बाय, ये 268A है क्या, सर्विस टैक्स लेवाइड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन एंड स्टेट्स। ये आया आपको 88 अमेंडमेंट एक्ट में। ओके, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 क्या कहता है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली इन सबको 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। अब क्या हुआ, 18 से हो गया 22 लैंग्वेज। ओके, 18 से क्या हो गया, टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज की संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 22। अब 92nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद हम लोग देख लेते हैं 95th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009। इसमें क्या हो गया, एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंग्लो इंडियंस इन द लोक सभा and the state legislative assembly for a further period of 10 years। 10 years तक के लिए बढ़ा दिया गया, 2019 तक के लिए कर दिया गया। अब 9th अमेंडमेंट एक्ट जो है 2011 का, वो क्या है, अ न्यू पार्ट 9th B 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 9th B न्यू पार्ट को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, किसके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी A43B को भी प्रमोट किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। और नेक्स्ट हमारा है टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी मेड अ फंडामेंटल राइट्स, ये हुआ आर्टिकल 19 वाले। ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं 97th अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमारा है 100 अमेंडमेंट एक्ट जो है, 100वां अमेंडमेंट एक्ट जो है 2015 का, ये क्या था, तो ये था प्रोविजन रिलेटिंग टू टेरिटरीज ऑफ 4 स्टेट्स, दैट इज आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय। ठीक है, तो ये जो है इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको अमेंड किया गया किस अमेंडमेंट के तहत, 100वें अमेंडमेंट के तहत। अब यहाँ पे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है ना, जो कि 1974 में हुआ था इंडिया और बांग्लादेश में, तो यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ जो टेरिटरीज थी उसको एक्सचेंज किया गया विथ बांग्लादेश, तो ये सारी चीजें आई 100 वाले में। ठीक है, 100 फर्स्ट में क्या आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस, GST जो है आपका, ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया 100 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ओके, 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज ग्रांटेड टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCPC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा दिया गया, किसके, कौन से अमेंडमेंट के तहत,
अमेंडमेंट 102 के तहत, जो कि 2018 में हुआ था। 103rd अमेंडमेंट क्या है, तो ये है आपका 2019 का, जो कि है अ मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स ऑफ क्लासेस। अभी जो आप देख रहे हो ना कि ईडब्ल्यूएस जो आपका 10% रिजर्वेशन है, तो ये किसमें 2019 में लाया गया। अदर देन SC ST OBC वाले रिजर्वेशन की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ये जो आपका EWS सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ता है, EWS रिजर्वेशन जो आपको 10% का दिया जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, और ये मतलब नहीं करता कि आप अपर क्लास कास्ट से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो। इस स्केल में आप आते हो तो आपको 10% आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। ये लाया गया 2019 में। ओके, तो ये सारे के सारे अमेंडमेंट 103rd तक हमने देखे हैं। अब नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है हमारा, दैट इज 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। ये क्या है, इसने रिमूव कर दिया एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के सीट्स को, रिजर्वेशन को इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली रिमूव कर दिया। ओके, रिमूव द रिजर्व सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर cession of seats for SC and ST in Lok Sabha and State Assembly from 70 years to 80 years। तो ये था हमारा 104th Amendment Act जो कि 2020 में लाया गया था। उसके बाद जो स्लाइड्स हैं वो शेड्यूल्स के स्लाइड्स हैं, जो कि हमने ऑलरेडी 12 शेड्यूल्स कवर कर रखे हैं। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, एंड जो आपके आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स के बाद जो शेड्यूल्स हैं वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूं। यहाँ से डेफिनेटली हमारा जो ये वीडियो है वो आई थिंक 1 आवर के अप्रॉक्स होगा, लेकिन यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आप किसी भी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरी मेहनत उस दिन सफल हो जाएगी जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे और यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनेंगे, आपको दिखेंगे। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए, कुछ भी कमी रह जाती है वो भी हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं मिसलेनियस लेके आने वाली हूँ, पॉलिटी का जो भी चीजें रह गई हैं और जहां जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, वो मिसलेनियस वीडियो मैं लेकर आऊंगी। तो इस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 वीडियो भी आप देखना ना भूलिए। सो गाइज, हैव अ नाइस डे। थैंक